तो आज का जो टॉपिक होगा ये है भाई, कल तक क्या पढ़ा था? संधारित्र का आवेशन और निरावेशन बता चुका था। नेक्स्ट आर्टिकल है आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। अगर कोई संधारित्र किसी संधारित्र को आवेशित किया गया है तो उसकी स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल अब क्या होता है, देखो थोड़ा ध्यान से सुनो कि अगर हम किसी संधारित्र को चार्ज करते हैं, ठीक है ना, तो उसको आवेशित करने में कोई संधारित्र है, संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। संधारित्र को आवेशित करने में जो कृत कार्य है, ठीक है, अगर हम किसी संधारित्र को आवेश दें या आवेशित करें तो उसमें हमें कुछ काम करना पड़ता है और इस कार्य को हम सपोज के लिए W लिख देते हैं। और यही जो कार्य होता है, यही कार्य किसके रूप में संचित होता है? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये कार्य जो है वो संचित हो जाता है किसके रूप में? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि यदि किसी संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और अगर अब संधारित्र का विसर्जन करें, जैसे संधारित्र का विसर्जन करें, यानी कि आप संधारित्र से धारा लें या आवेश, विसर्जन का मतलब है आवेश का निरावेशन, संधारित्र का निरावेशन, आवेश का नहीं बल्कि इसका विसर्जन का। अगर हम संधारित्र को विसर्जित करें या संधारित्र का निरावेशन करें तो जो कार्य होगा वो ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, ऊष्मा के रूप में। अब कैसे पता चलेगा कि कार्य ऊष्मा के रूप में प्रकट हो रहा है? तो उससे जो तार, जिसमें आप तार को, जिस तार में आप आवेश विसर्जित करते हैं वो गर्म होने लगता है, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया ये है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं, ध्यान दो, तो कुछ कार्य करना पड़ता है। वो कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा? संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और जब संधारित्र को विसर्जित किया जाता है तो यही कार्य तार में या जो प्रतिरोध है, जो भी तार का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जिस भी प्रतिरोध में आप उस इसको आवेश को विसर्जित कर रहे हैं तो वो तार क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। इसका मतलब है कि संधारित्र में कुछ न कुछ स्थितिज ऊर्जा थी, ठीक। अब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होगी कितनी? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं भाई। अगर हम किसी ग्राफ, एक साइड क्यू रखें और इधर को हम वोल्टेज रखें, इसको बोलते हैं वी क्यू ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं? वी क्यू। अगर किसी संधारित्र की, यदि किसी संधारित्र में या किसी संधारित्र को
Q कूलम आवेश देने पर संधारित्र को हमने कितना कूलम आवेश दिया, Q कूलम आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच, उसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है कैपिटल V हो तो, और Q और V के बीच हम एक ग्राफ खींचे भाई, Q और V के बीच क्या खींचे, एक ग्राफ खींचे, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। Q V ग्राफ हमेशा क्या होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो Q बराबर CV आप जानते हैं, संधारित्र में संचित आवेश Q बराबर CV, या C बराबर क्या होता है भाई, Q बट्टे V। C बराबर क्या हुआ, सॉरी C बराबर Q बट्टे V, हाँ एक ही बात है। या आप कह सकते हैं V बराबर Q बट्टे C, क्योंकि हमने V और Q के बीच का ग्राफ खींच रहे हैं ना, तो V बराबर क्या हुआ, Q बट्टे, इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। अब देखो शुरुआत में क्या था, यहाँ पे Q बराबर 0 था भाई, आवेश कितना था 0, और यहाँ पे आवेश कितना हो गया, यहाँ पे Q बराबर हो गया Q कूलम। तो 0 से Q कूलम आवेश देने पर जो वोल्टेज है 0 से V बढ़ गया, वोल्टेज यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ गया भाई, ये। तो इस ग्राफ द्वारा आवेश अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, जिसको हमने क्या किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है ना, छायांकित कर दिया, शेडेड कर दिया, ये जो क्षेत्रफल होगा इस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है ना। तो VQ आवेश द्वारा, VQ ग्राफ द्वारा, VQ ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है भाई, एक सरल रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ठीक है ना। तो V और Q के बीच जो ग्राफ होगा वो क्या होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी, तथा इस ग्राफ द्वारा अब ये जो, इसको हम O बिंदु दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं, A बिंदु नाम दे देते हैं, और इसको क्या दे देते हैं भाई, B बिंदु नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ द्वारा आवेश अक्ष, इस वाले अक्ष को बोलेंगे आवेश अक्ष, क्योंकि इसको हमने आवेश लिया हुआ है, और इस वाले अक्ष को बोलेंगे विभवांतर अक्ष। तो ध्यान रखना कि आवेश अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल, यहाँ ध्यान दो, इस ग्राफ OA द्वारा आवेश अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल, न कि विभवांतर के साथ घेरा गया क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस ग्राफ द्वारा आवेश अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल, आवेश अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल संधारित्र की क्या होती है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को प्रकट करता है, या स्थितिज ऊर्जा होती है। ये आपको नोट करना है, इसको नोट कर लो। ये जो ग्राफ होगा वो ग्राफ जो है, जो आवेश अक्ष है उसके साथ जो क्षेत्रफल घेरेगा, ये जो क्षेत्रफल है भाई, ये वाला, ठीक है ना, ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल होगा ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को प्रकट करेगा, ठीक है ना। और इसलिए संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, यहाँ ध्यान दो, इसलिए संधारित्र की स्थितिज
ऊर्जा U बराबर क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल त्रिभुज OBA, ठीक है ना। इसके साथ कौन सा क्षेत्रफल घेरा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल त्रिभुज OBA। अब क्षेत्रफल त्रिभुज OBA ये क्या है भाई, एक समकोण त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा U इक्वल टू, इसको U लिखते हैं, U बराबर हो जाएगा सीधे सीधे बोलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा गया लंब, आधार गुणा गया ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा गया लंब होता है ना। तो ये हो जाएगा 1/2, आधार कितना है OB और लंब कितना है AB, ठीक है। अब देखो U बराबर हो जाएगा भाई 1/2, OB का मान बोलो, OB का मान कितना है Q, 0 से Q तक बढ़ रहा है, तो इंटू Q, और AB का मान कितना है, देखो V बराबर क्या होता है Q/C, V बराबर क्या होता है V इक्वल टू Q/C, तो इंटू Q/C हो गया। तो U इक्वल टू 1/2 Q²/C, इसको मैं बना देता हूँ समीकरण नंबर सेकंड, और ये इतना जूल का प्राप्त हुआ है। ये किसकी स्थितिज ऊर्जा है 1/2 Q²/C, ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं पुनः Q बराबर क्या होता है भाई, शुरू में देखो Q बराबर C भी होता है, Q बराबर, तो यहाँ C भी रख दो, तो U बराबर हो जाएगा हाफ C²V²/C, तो U इक्वल टू हो गया फाइनली हाफ CV², C से C की एक पावर कट गई, ये समीकरण नंबर आप चाहो तो थर्ड बना लो, कितना जूल। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर आप कह सकते हैं U बराबर हाफ Q²/C ऑल्सो इक्वल टू हाफ CV², ये संधारित्र की क्या हुई स्थितिज ऊर्जा हुई, ठीक है। लंबोलुआब क्या है कि अगर हम किसी संधारित्र को आवेश देते हैं तो आवेश देने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य किसके रूप में संचित होगा संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ठीक है ना। और जब हम संधारित्र को विसर्जित करेंगे तो जो कार्य होगा भाई, वो जो प्रतिरोध जिसमें आप संधारित्र को विसर्जित कर रहे हैं या उससे आवेश ले रहे हैं, उसमें ऊष्मा के रूप में प्रकट होगा, और प्रकट होने का मतलब आपका ये है, आपको कैसे पता लगेगा कि प्रकट हो रहा है, तो तार थोड़ा सा क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम एक Q और V के बीच में हम क्या खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं, जहां Q जो है संधारित्र को दिया गया आवेश है, और V Q आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच का क्या है विभवांतर है। तो आप देखते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जैसे जैसे शुरू आर्टिकल पढ़ी थी कि अगर हम किसी संधारित्र को आवेश देते हैं तो उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर लगातार बढ़ता जाता है, या अनुक्रमानुपाती होता है उसके, ठीक है ना। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q और V के बीच में अगर हम 0 से लेकर B तक, यानी कि पहले क्या था आवेश 0 था इस पे, और बिंदु B पर आवेश कितना है Q है, ठीक है। यहाँ तक हम एक ग्राफ खींचें और इधर वोल्टेज लें, तो Q भी ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है OA की तरह, ठीक। इस OA ग्राफ द्वारा आवेश अक्ष के साथ घेरा गया जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान रहे किस अक्ष के साथ, आवेश अक्ष के साथ जो घेरा गया क्षेत्रफल है, वही संधारित्र की क्या होगी स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। और जो घेरा गया क्षेत्रफल है वो आप देख रहे हैं त्रिभुज OBA दिख रहा है आप लोगों को, तो त्रिभुज OBA का क्षेत्रफल निकाल देंगे, 1/2 आधार गुणा के लंब, 1/2 आधार पे है क्या Q आवेश दिया, और लंब है कितना OB किसके बराबर है Q/C, क्योंकि V अक्ष है, V बराबर Q/C, ठीक है।
तो 1/2 क्यू इंटू क्यू बटे सी, क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू बराबर आप चाहो तो सी भी रख दो, तो ये हो गया हाफ सी स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर। तो संधारित्र की जो ऊर्जा हो जाएगी 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ सी वी स्क्वायर। आगे बात समझ में। अगर सी को हम फैराड में नापें, वी को वोल्ट में नापें, तो हमेशा जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो जूल में आएगी। राइट, कुछ पूछना है? हो गया, तो ये आर्टिकल समाप्त। यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और नोट करते रहो हैं इसको। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इसका एक शायद वैकल्पिक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन एक अल्टरनेट मेथड है या वैकल्पिक विधि आप इसको कह सकते हैं। इसी को ज्ञात करना है, वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेट। वैकल्पिक विधि या इसी को ज्ञात करने की, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने की वैकल्पिक विधि या स्थितिज ऊर्जा अल्टरनेट मेथड। अब सपोज के लिए मान लेते हैं, माना जो संधारित्र है भाई, इसको समाकलन विधि भी बोलते हैं भाई। मान लेते हैं संधारित्र की धारिता कैपिटल सी फैराड है। संधारित्र की धारिता कितनी है? कैपिटल सी फैराड है। और संधारित्र को क्यू डैश आवेश देने पर, अब हम क्यू नहीं लेंगे बल्कि अभी सिर्फ क्या ले रहे हैं, कोई भी आवेश, फाइनल आवेश हमें मालूम नहीं है कितना दिया हुआ है, क्यू डैश आवेश लेने पर, क्यू डैश आवेश देने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, किसकी प्लेटों के बीच? संधारित्र की प्लेटों के बीच, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर वी डैश हो जाता है। संधारित्र की धारिता सी है, उसकी प्लेटों की उसको हमने क्यू डैश आवेश दिया, ठीक है ना, तो उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो गया? वी डैश हो गया। तो वी डैश बराबर क्यू डैश बटे सी। इसको समीकरण नंबर हम क्या बना देते हैं? फर्स्ट। ठीक है भाई। अब क्या होता है कि हम संधारित्र को चार्ज कर रहे हैं एक्चुअल में, तो हम संधारित्र को सपोज के लिए कोई छोटा सा आवेश दें तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, और फिर हम पूरे का समाकलन कर देंगे, और समाकलन करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो कुल कार्य आएगा, और जो कुल कार्य होगा वो किसके रूप में संचित होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब इस संधारित्र को मान लेते हैं, माना इस संधारित्र को सूक्ष्म आवेश, बहुत ही अल्प आवेश भाई है, सूक्ष्म आवेश dq देने में dw कार्य करना पड़ता है, कार्य करना, ठीक है। इस आवेश को जिसकी धारिता कितनी है? सी है, जिसकी प्लेटों पर आवेश कितना है? क्यू डैश है, और उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है? वी डैश है। इसको हम सूक्ष्म आवेश दे रहे हैं डी क्यू। तो कार्य बराबर क्या होता है भाई? आप जानते हैं, कार्य बराबर विभवांतर या विभवांतर गुना गया आवेश होता है। ये याद रखो, कार्य बराबर क्या होता है? विभवांतर या विभव, प्लेटों के बीच विभवांतर गुणा गया आवेश। तो dw बराबर हो जाएगा v डैश इंटू विभवांतर कितना है? v डैश, और आवेश कितना दे रहे हैं? dq।
वी डैश इंटू डी क्यू। अब देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डैश का मान कितना है भाई, वी डैश का मान है क्यू डैश बटे सी डी क्यू। इसको समीकरण नंबर में क्या बना दे रहा हूँ, सेकंड। अब देखो इस समीकरण का हमें एक क्या करना है, समाकलन करना है प्रारंभ में जब q बराबर 0, जब देखो संधारित्र का आवेश जो है प्रारंभ में कितना था, 0 था, और अंत में कितना हो गया, q आवेश हो गया। ठीक, तो संधारित्र को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको संधारित्र का प्रारंभिक संधारित्र को 0 से q आवेश देने में कृत कार्य। प्रारंभ में आवेश 0 था और हमने उसको कितना आवेश दिया, 0 आवेश दिया। तो कृत कार्य अगर हम W माने तो हमको इसका समाकलन कर देंगे विद इन लिमिट 0 टू Q, 0 से और Q डैश बट्टे C का D। प्रारंभिक आवेश कितना था, 0, अंतिम आवेश उस पर कितना है, Q, Q डैश बट्टे C, इसका समाकलन करेंगे। देखो एक्चुअल में DW का भी समाकलन हो रहा है, तो DW का समाकलन W आता है। ठीक है, तो W इक्वल टू हो गया 1/C, तो कॉमन आ जाएगा, 1/C क्या आ गया। अब 0 टू Q, Q डैश और DQ, 0 टू, आपको जो मैं शुरू में बताया होगा, तो x की पावर n का dx कितना होता है, x की पावर n का dx कितना होता है, ये x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है। अब यहाँ पे q डैश की पावर कितनी है, 1 है। तो जैसे हम अगर सपोज के लिए x का dx करेंगे, तो x का dx करेंगे तो x की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो वैसे डी क्यू का डी डैश क्यू डैश का डी क्यू करेंगे तो W बराबर प्राप्त हो जाएगा भाई 1/C, और इसका लिमिट्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर बाई, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर Q तक। लिमिट लगाना भी शुरू में मैंने कहीं ना कहीं बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, तो अब क्या होगा कि W इज फाइनली 1/C, तो ऐसे रहा, और पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट, क्यू डैश की जगह पहले क्यू रखो, क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, तो W इक्वल टू हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, या W इक्वल टू 1/2 2 स्क्वायर बाई 1/2 नहीं 1/C 1/, अब देखो वो एक बट्टे वाला 2 है जिसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ 1/2, और क्यू स्क्वायर है, इस C को पीछे लिख दे रहा हूँ, क्यू स्क्वायर बाई समीकरण नंबर 3 इतना जोड़। यही आ रहा था पहले जब हमने ट्राइंगल मेथड से निकाला था, तो यही तो आ रहा था 1/2 क्यू स्क्वायर। अब आप चाहो तो पुनः फिर से आप क्या रखो, पुनः Q बराबर सी भी रख दो, तो W बराबर हो जाएगा 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, तो 1/2 CV स्क्वायर 1/2। इतना कार्य करना पड़ा भाई। ठीक है, संधारित्र को 0 से लेकर और Q आवेश देने तक कितना कार्य करना पड़ा, 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 Q स्क्वायर बाई C, और यही कार्य किसके रूप में संचित होगा, आपको लास्ट में लिखना है, यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, या होता है, या हो जाएगा, जो भी लिखना। और इसलिए संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, इसलिए
संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर वही हाफ CV² और U बराबर वही हाफ Q² बाई C, इतना जूल। फॉर्मूला वही निकालना है, ऐसे नहीं कि अलग मेथड से करोगे तो फॉर्मूला अलग निकलेगा, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो निकलेगी हमेशा या तो हाफ CV² के बराबर या फिर आप कह सकते हैं हाफ Q² बाई C के बराबर, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, निकालने के तरीके अलग अलग हैं। आप चाहो तो अल्टरनेट मेथड से निकालो, आप चाहो तो ट्रायंगल वाले मेथड से निकालो। ट्रायंगल वाले मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी होती है और इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो साथ साथ में ये समाकलन वाले फॉर्मूले भी आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है, तभी इनको कर पाओगे। नोट करो। हो गया, नोट कर लिया। आगे बढ़ूं, थोड़ा सा एक और आर्टिकल, इसको मैं चाह रहा था समाप्त हो जाए। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट आर्टिकल है संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी या फिर स्थितिज ऊर्जा वही रहेगी, ठीक है। अब आप जानते हैं कि मान लेते हैं वायु संधारित्र की माना कोई वायु संधारित्र है भाई, वायु संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता हम क्या लिखते हैं, C0। वायु संधारित्र की धारिता कितनी है, C0 है, ठीक है ना। और इसकी प्लेटों पर आवेश कितना है, अगर कोई वायु संधारित्र है उसकी धारिता कितनी है, C0, और उसकी प्लेटों पर आवेश कितना है भाई, Q0, तथा प्लेटों के बीच विभवांतर प्लेटों के मध्य विभवांतर V0 है। तो आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV, और उसकी प्लेटों की, तो संधारित्र में जो ऊर्जा होगी भाई, संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इस समय हमें ऊर्जा परिवर्तन निकालना है। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा लिखो आप लोग, या आप लिखोगे संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा
U बराबर क्या होता है भाई, हाफ C0 V0 स्क्वायर हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, और यही बराबर हो जाएगा 1/2 Q0 का स्क्वायर बाई C0 Q0 का स्क्वायर बाई हो जाएगा। अभी आप देखो, इससे पहले यही आर्टिकल पढ़ी थी कि संधारित्र की ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है ना, तो सिर्फ उसके पीछे हमने सफिक्स लगा दिया क्या, 0। ठीक है। अब दो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है भाई। संधारित्र की प्लेटों के बीच अब प्रावैद्युत पदार्थ की क्या रखनी है, पट्टी रखनी है। ठीक है ना। अब प्रावैद्युत संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच कैपिटल के प्रावैद्युतांक वाली प्रावैद्युत पट्टी रखने पर संधारित्र की जो धारिता है भाई वो के हो जाती, सी हो जाती है। संधारित्र की धारिता सी हो तो सी बराबर क्या होता है, के C0। सी बराबर क्या हो जाएगा, के C0 होगा, नहीं होगा, सी बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन है कि अगर संधारित्र की प्लेटों को हम वैद्युत स्रोत से जोड़े रखें और उस दौरान संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या रखें, संधारित्र की धारिता रखें, सॉरी के प्रावैद्युतांक वाले पदार्थ की पट्टी रखें। नंबर पे पहला है कि संधारित्र को वैद्युत स्रोत से जोड़े रखें, वैद्युत स्रोत से जोड़े रखें, यानी कि हमने उसको वैद्युत स्रोत से हटाया नहीं है भाई। ठीक है, बैटरी जुड़ी हुई है उसमें, संधारित्र में बैटरी जुड़ी हुई है, और उसके बाद हमने उसमें क्या करवाया, के प्रावैद्युतांक वाला पदार्थ की पट्टी रखी। तो होगा क्या कि इसकी धारिता बढ़ जाएगी और ये और अधिक आवेश क्या करेगा, संचित करेगा। तो हम सीधे सीधे हम क्या ले लेंगे, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, और तो रखें तो C बराबर क्या हो जाएगा, के C0, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता हो जाएगी C, और इसलिए संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कि हाफ C की जगह पे के C0, C की जगह पे क्या रखें, के C0 और V स्क्वायर, या आप कह सकते हैं U बराबर 1/2 V0 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 के टाइम्स ऑफ 1/2 C0 V0 स्क्वायर, या आप कह सकते हैं U बराबर के टाइम्स ऑफ U0, के टाइम्स ऑफ U0 का मान कितना था, हाफ C0 V0 स्क्वायर था ना, C0 V0 स्क्वायर, तो हाफ C0 V0 स्क्वायर की जब हमने रख दिया क्या, U0 स्क्वायर, और के बाहर है। ठीक है ना। तो अगर हम संधारित्र की प्लेटों को वैद्युत स्रोत से जोड़े रखें या बैटरी से जोड़े रखें, तो यहाँ पे धारिता बढ़ जाती है भाई। धारिता कितनी गुनी बढ़ जाएगी, धारिता के गुनी। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यदि हम संधारित्र को वैद्युत स्रोत या फिर बैटरी से जोड़े रखें और उस दौरान हम संधारित्र की प्लेटों के बीच के प्रावैद्युतांक वाला पदार्थ रखें, तो उसकी धारिता के गुनी बढ़ जाती है।
ठीक है ना। और यदि हम क्या करें नंबर सेकंड के कि बैटरी हटा दे, या विद्युत स्रोत हटाने के बाद, विद्युत स्रोत या जो बैटरी भी बोल सकते हैं आप इसको, हटाने के बाद परावैद्युत पदार्थ रखें, तो अब आवेश बढ़ेगा नहीं भाई, क्योंकि जैसे हम परावैद्युत पदार्थ रखेंगे आवेश की मात्रा तो वही Q0 रहेगी उसमें, ठीक है ना। जब बैटरी जुड़ी हुई थी तो इसने आवेश और अधिक संचित किया था, ठीक है ना, और इससे उसकी धारिता भी बढ़ी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हमारे पास तो U बराबर, तो संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता अब क्या होगा, U बराबर हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पे तो हमने C भी स्क्वायर रखा, क्योंकि संधारित्र जब बैटरी से जुड़ा था तो जैसे आपने परावैद्युत पदार्थ रखा उसमें और अधिक आवेश को क्या किया, संचित किया। यहाँ पे आवेश संचित करने की स्थिति खत्म हो गई क्योंकि हमने क्या रखा, बैटरी हटा दी है। तो फॉर्मूला होगा U बराबर हाफ Q0 स्क्वायर बट्टे Q0 स्क्वायर बट्टे C0 की जगह पे क्या आ जाएगा, C। ये नियत हो गया, आवेश उतना ही रहेगा, आवेश क्योंकि हमने बैटरी हटा चुके हैं, ठीक है। तो U बराबर 1/2 Q0 का स्क्वायर बट्टे C की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, KC0, और KC0 को बाहर ले रहा हूँ, देखो 1/K को मैं बाहर ले रहा हूँ, और यहाँ पे बचेगा 1/2 Q0 स्क्वायर बट्टे C0। अब देखो 1/2 Q0 स्क्वायर बट्टे C0 क्या है, वायु संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है, तो इसको हम लिख सकते हैं U बराबर 1/K टाइम्स ऑफ U0। अब यहाँ पे ऊर्जा क्या हुई, घटी है बढ़ी, 1/K टाइम्स, यानी कि घट गई। K का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, ध्यान रहे, ठीक है। तो 1/K का मान हमेशा 1 से छोटा होगा, तो U का मान हमेशा U0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर धारिता घट जाएगी, सॉरी हमने धारिता लिख दिया यहाँ पे, धारिता नहीं बल्कि ये ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, और कितनी घटेगी, 1/K गुनी, कितनी घटेगी, 1/K गुनी हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि अगर हम बैटरी को जोड़े रखें और संधारित्र को चार्ज करें, सॉरी संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या रखें, K परावैद्युत वाली पट्टी रखें, तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो K गुनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर हम बैटरी को हटा दें तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 1/K गुनी घट जाएगी, ठीक है। तो दो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन। पहली वाली कंडीशन में हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, और दूसरी वाली कंडीशन के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, इसको समझ लो। क्योंकि पहली वाली कंडीशन में जब हमने संधारित्र को वैद्युत स्रोत से जोड़े रखा था, ठीक है ना, तो जैसे ही हमने ये परावैद्युत पदार्थ इंट्रोड्यूस करवाया उसके बीच में, तो उसने और अधिक आवेश क्या किया, ग्रहण किया, तो उसकी धारिता बढ़ गई, ठीक है ना। और इस दूसरी वाली स्थिति में उसके पास, उससे हमने चूंकि वैद्युत स्रोत को हटा लिया था, ठीक है, तो उसके पास जो है अधिकतम आवेश जो ग्रहण करने की जो था वो कितना था, Q0 स्क्वायर था। इससे ज्यादा आवेश उसमें आ नहीं सकता था क्योंकि हमने वैद्युत स्रोत को हटा दिया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये ध्यान रखना। पहले वाले में U बराबर हाफ CV स्क्वायर यूज करना है आपको, दूसरे वाले में हाफ Q स्क्वायर बटे C को यूज करना है, ठीक है। और क्यों करना है ये मैं बता चुका हूँ। और इसके साथ लगभग ये चैप्टर खत्म होने पे है भाई, एक आध आर्टिकल और बच गया, कल के लिए बचा हुआ है, कल ये चैप्टर समाप्त कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लो।